सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। शमशान, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ये सभी कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मुंह पे आना हमारे शरीर में सिहरन सी दौड़ा देता है। मगर क्या हो आप शमशान जाएं और जब लौटें तो अपने साथ एक अनजाने मेहमान को ले आएं। अचानक ही फोन बज उठा। रमेश दादा का कॉल था। हेलो, हाँ दादा। अरे सुना, वो तेरे पहचान का एक फकीर थे ना, क्या नाम था उनका? अकबर शाह जी। हाँ हाँ। जरा उनका पता देना और उनसे कैसे मुलाकात हो सकती है? क्यों, क्या हुआ? अरे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। देखिए, उनसे मुलाकात बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, मगर समस्या बहुत बड़ी है रे। अरे वो मेरे घर के पास वो विधवा औरत नहीं रहती थी जिसका बेटा इलेक्ट्रीशियन है, उसी की बहुत बड़ी मुश्किल है। अब तू जरा व्यवस्था करा ना उनसे मिलने की। मैं फिर तुझसे बात करता हूँ, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। चौंक पड़ा था मैं। रमेश दादा अचानक फ़कीर साहब से मिलना चाह रहे हैं। खैर, मैंने फ़कीर साहब से अपॉइंटमेंट लेकर उन्हें सारी व्यवस्था करा दी। एक दिन बाद अचानक रमेश दादा का फिर कॉल आया। अरे सुन, तेरे वो फ़कीर साहब तो बहुत पहुँचे हुए निकले भाई। ऐसे आदमी मिल पाना बड़ा मुश्किल है। जिस काम के लिए गया था वो हो गया है। एक काम कर, तू कल शाम को मेरे यहाँ आ जा। शाम की चाय साथ पियेंगे और तुझे कहानी के लिए बहुत अच्छा प्लॉट दूंगा। मैं चौंक पड़ा। वैसे पेशे से मैं हॉरर स्टोरी लिखता हूँ, मगर तंत्र मंत्र की तरफ भी मेरा थोड़ा रुझान है और कभी कभी मन करता है ये सब सीखूं भी। ऐसे लोगों को मैंने कह रखा है, कुछ ऐसी अगर अलौकिक घटनाएं आसपास हो तो मुझे बताएं। ऐसे प्लॉट से ही तो अच्छी कहानियां बनती हैं। और रमेश दादा का तो आमंत्रण था ही। अगले दिन मैं चाय पीने उनके यहाँ घर चला गया। हाँ, बैठ, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद रमेश दादा ने जो कहानी बताई उसकी नरेशन आप लोगों के लिए मैं अपनी तरह से कर रहा हूँ। विशु, उस विधवा महिला का इकलौता बेटा, पेशे से इलेक्ट्रीशियन है। ITI करने के बाद उसने अपना काम चालू किया। विधवा माँ का इकलौता सहारा। काम में उसका हाथ बड़ा अच्छा था, इसलिए धीरे धीरे काम में नाम होने लगा। बहुत से लोगों से पहचान और काम तेजी से बढ़ने लगा। घर की आर्थिक दशा भी सुधरने लगी। विशु की माँ जल्दी उसकी शादी की भी सोच रही थी। काम इतना बढ़ गया था कि विशु ने अपने अंदर में 3 लड़के रख लिए थे। उस दिन विशु घर पर ही था। सभी लड़कों को काम समझा दिया था। सोचा आज थोड़ा आराम करेगा कि तभी म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन का कॉल आया। हेलो जी सर। विशु, वो जो चंद्रनगर वाला शमशान घाट है ना, उसकी इलेक्ट्रिक चिमनी काम नहीं कर रही है भाई, जल्दी जाकर देखो। विशु चौंक पड़ा। चंद्रनगर वाला शमशान घाट? ओफो, कहाँ से ये काम सिर पर आ गया। विशु को
शमशान वगैरह में जाकर काम करना बिल्कुल सही नहीं लगता है। अजीब सा माहौल रहता है वहाँ का। कुछ लोगों से सुन भी रखा है उसने कि वहाँ पर अतृप्त आत्माएं वगैरह घूमती हैं, किसी को जकड़ ले तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मगर कर क्या सकता था विशु? म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन का फ़ोन था भाई, इतने बड़े आदमी की बात टालना, और लड़कों को वो काम पर भेज चुका था, इसलिए उन्हें काम से वापस बुलाकर यहाँ भेजना संभव न था। चंद्रनगर का शमशान शहर से बाहर की ओर था, काफ़ी सुनसान सा रहता था। विशु को वहाँ काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आज तक जब भी वो वहाँ गया है हमेशा एक लड़के को साथ ही लेकर गया है, मगर आज परिस्थितियाँ उल्टी थी। इसलिए विशु अपनी बाइक पर शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। शमशान घाट से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था कि अचानक अजीब सी बांस उसके नाक से मस्तिष्क तक छा गई। ये बांस लकड़ी में लाश जलाने पर आती है। ये बात विशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब चिमनी खराब होने की वजह से अब लोग लकड़ी में ही दाह संस्कार कर रहे हैं। जल्दी से चिमनी बनानी पड़ेगी, लोगों की परेशानी भी दूर हो, उसके सिर से भी बोझ हटे। शमशान के बाहर ही बाइक खड़ी करके वो पैदल ही अंदर चला गया। शमशान के ऑफिस में कमल था। उसे देखते हुए बोला, अरे विशुदा आ गए, चलो जल्दी देखो यार, चिमनी बंद है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो लोगों को हमने कह दिया कि यहाँ दाह संस्कार नहीं होगा, इसलिए लोग बाकी शमशानों में जा रहे हैं, मगर ये तो शहर के बाहर का हिस्सा है ना, इधर की कॉलोनी वालों को बाकी जगह जाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। चलो तुम जल्दी बनाओ। दोनों इलेक्ट्रिक चिमनी वाले हिस्से में चले गए। शमशान का ये हिस्सा अंदर की तरफ था। ऐसे ही शमशान सुनसान, ऊपर से आज तो लोग भी नहीं आ रहे थे, अतः ये भाग और भी अजीब सा लग रहा था विशु को। कमल ने कहा, ए देखो, जल्दबाजी में मैं चिमनी के शटर की चाबी लाना तो भूल ही गया, आप 2 मिनट रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। कमल दौड़ता हुआ ऑफिस की तरफ चला गया। विशु अब उस हिस्से में अकेला खड़ा था। पास में बड़े बड़े पीपल और नीम के पेड़ थे जो हवा में साए साए हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था शमशान की वीराने से डर कर कोई इंसान खड़े खड़े कांप रहा हो। विशु ने तुरंत ही बाहर वाला स्विच खोलकर और मेन स्विच खोलकर देखना शुरू किया। प्रॉब्लम ज़्यादातर यही होती है, जल्दी से इसे निपटाए और भागे यहाँ से। मन ही मन उसका डर बढ़ता जा रहा था। कमल ने बताया यहाँ पर दाह संस्कार हो ही नहीं रहा है, तो फिर आते हुए वो लाश जलने की बदबू वो कहाँ से आई थी? अभी वो काम कर ही रहा था कि कमल कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही कमल ने कहा, विशुदा, चौंक पड़ा था वो। हाथों से स्क्रू ड्राइवर जमीन पर गिर गया। कमल हंस पड़ा। अरे विशुदा, क्या हो गया? अरे काम कर रहा हूँ, पीछे आकर ऐसा चुपचाप खड़ा हो गया, अचानक आवाज़ देगा तो। कमल उसके डर को देखकर और हंस पड़ा। अरे विशुदा, तुम भी। कमल ने इलेक्ट्रिक चिमनी का शटर खोल दिया। बोला, अरे वो तो गनीमत है, कल लाश जलने के कुछ देर बाद प्रॉब्लम आई, नहीं तो जली लाश लेकर तो मुश्किल हो जाती। अभी भी कुछ हिस्से पड़े हैं लाश के, मगर अब डर नहीं है, का 90% करीब जल चुकी है। अब जल्दी से इसे बनाओ तो लाश को पूरा जलाकर उसके रिश्तेदारों को सौंप दे। विशु ने मेन स्विच खोलकर देखा, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब अब उसे अंदर जाकर काम करना पड़ेगा। अंदर जाने में उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। अंदर
लाश के अज्जले हिस्से पड़े थे। उसकी बदबू, ओफ, कहाँ फंस गया है वो। कमल बोला, तुम्हें तो देरी लगेगी, मैं काम करता हूँ, ऑफिस में बैठता हूँ, ठीक है, तुम काम ख़त्म करके तुरंत आओ। कहकर कमल वहाँ से चला गया। विशु बाहर ही खड़ा रहा। पता नहीं क्यों चिमनी के अंदर जाने में उसे अजीब सा डर लग रहा था। फिर उसने सोचा, ये कमल का बच्चा यहाँ खड़ा नहीं रह सकता है, अकेला मुझे छोड़कर चला गया। आसपास नज़र घुमाई तो लहलहाते पेड़ एक अजीब सा वातावरण बना रहे थे। वो तेज कदमों से ऑफिस की तरफ चल गया। कमल को यहाँ ला के खड़े करता हूँ, तभी अंदर जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जाने वाला। मगर शमशान के ऑफिस के पास पहुंचकर वो चौंक पड़ा। उसमें तो ताला लगा था। अरे ये कमल का बच्चा कहाँ चला गया उसे अकेला छोड़कर? कहीं सच में बाहर तो लकड़ी से लाश नहीं जल रही थी, वहीं गया होगा। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी इलेक्ट्रिक चिमनी घर के शटर के बंद होने की। ओह, पीछे से वापस वहाँ चला गया है और शायद मुझे न देखकर शटर बंद कर रहा है। मगर विशु के मन का डर बढ़ता गया। उसने सोचा, जल्दी से जाकर बैग उठाता हूँ, भागता हूँ, बोल दूंगा साथ में लड़के आएंगे तब बनाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है क्या। कहकर वापस वो इलेक्ट्रिक चिमनी वाले हिस्से में पहुंचा। मगर आश्चर्य, शटर तो खुला हुआ था। तो फिर वो आवाज़ क्या सुनी थी उसने? अपना सामान उठाकर जैसे ही वो मुड़ने वाला था, अचानक चिमनी के अंदर एक आदमी दिखाई दिया। घुटने मोड़े कुछ कर रहा था। अरे ये कमल ही होगा, अस्थियां बिन रहा है क्या? मगर कमल तो अस्थियां नहीं बिनता है कभी। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे ढूंढ रहा था। कुछ नहीं, लाश की नाभि पिंड रह गई थी, उसे ही ढूंढ रहा हूं। अचानक कमल उठकर खड़ा हो गया और जैसे ही विशु की तरफ मुड़ा, विशु चौंक पड़ा। ये कमल तो नहीं है, ये तो कोई और ही व्यक्ति है। व्यक्ति फिर बोल पड़ा, हाँ, ये मिल गया नाभि पिंड। इसे पीछे वाली नदी में जाकर डाल देता हूँ। अब मुक्ति मिलेगी मुझे। नाभि पिंड जब तक विसर्जित न हो, मुक्ति मिलती है क्या? इसके विसर्जन के बाद आत्मा को जो आराम आता है। विशु चौंक पड़ा था। ये क्या देख रहा है वो? कौन खड़ा है उसके सामने? इतना भयानक जला हुआ चेहरा, हाथों में भी जले हुए लोथड़े लटक रहे हैं और नाभि पिंड का टुकड़ा उसने हाथों में पकड़ रखा है। विशु अगले ही पल चीख कर बेहोश हो गया। आंखें खुली तो खुद को घर में पाया। माँ पास में बैठकर उसकी सेवा कर रही थी। माँ ने बताया, कमल और कुछ लोगों ने मिलकर उसे घर पहुंचाया था। विशु इसके बाद बेहद डर गया था। मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे विशु का स्वभाव बदलने लगा। उसकी भूख अत्यधिक बढ़ गई थी। इतना खाना खाने लगा था। पहले माँ ने सोचा लड़का मेहनत कर रहा है, हो सकता है इस वजह से भूख ज़्यादा लगती हो। मगर दिन ब दिन विशु का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। इतना खाना खाने के बाद भी स्वास्थ्य गिरना माँ को कुछ अजीब सा लग रहा था। विशु का स्वभाव भी बदलता जा रहा था।
पहले जो लड़का शाकाहारी भोजन पसंद करता था, आजकल मछली और मांस उसके प्रिय भोजन थे। हफ्ते में 2 बार मांस और मछली तो वो खा ही लेता था। विशु खुद भी इस बात से आश्चर्यचकित था। आखिर उसकी भूख इतनी बढ़ कैसे गई है? तो क्या उसके शरीर में कुछ घुस गया है? उस दिन रात में सोते हुए उसे बहुत अजीब अजीब से विचार आ रहे थे। फिर उसने सोचा, इतना चिंता करने की क्या बात है, सीधा साधा एक परीक्षण है, वो ही कर लेने से तो हो जाता है। आईने के सामने जाकर खड़े हो जाए। कहते हैं जिसके शरीर में कोई दूसरी आत्मा हो उसकी आकृति आईने में नहीं बनती है। आईने में अगर आकृति नहीं दिखेगी तो स्पष्ट हो जाएगा। विशु तुरंत ही उठा और बगल वाले कमरे में रखे बड़े आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। मगर खड़े होते ही साथ उसका पूरा शरीर कांप उठा। आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। मतलब मगर बाकी कोई भी मतलब वो ना सोच सका। चुपचाप जाकर सो गया। उस दिन सवेरे उठकर विशु ने माँ से रात की आने वाली बात में कुछ भी नहीं की। अभी तो बोल पड़ा, माँ आज मटन लेकर आता हूँ, तुम अच्छे से बनाना। विशु का मांस और मटन की तरफ आकर्षण उसकी माँ को ऐसे ही आश्चर्यचकित कर रहा था। मगर उस दिन एक और घटना घटी। खाना बनते ही विशु बोला, मैं नहा कर आता हूँ। और जैसे ही वो नहा कर आया उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई। विशु के पूरे बदन से पानी झड़ रहा था। माँ बोली, ये क्या, अच्छे से बदन पोंछ कर नहीं आना चाहिए था? ऐसी क्या भूख लग जाती है तुझे, नहाकर बदन भी नहीं पोंछता है? मगर ये बात सुनते ही विशु जैसे बहुत क्रोधित सा उठा। उसकी आंखें देखकर उसकी माँ चौंक पड़ी। ये किसकी आंखें हैं? ये आंखें उसके बेटे की नहीं हो सकती। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे दुनिया की नफरत, गुस्सा उसके बेटे की आंखों में है। फिर विशु चुपचाप खाने लगा। उसकी माँ समझ गई, नहीं, परिस्थितियाँ विकट है, तुरंत ही इसका कोई उपाय करना होगा। वो बोली, अच्छा मैं नहा कर आती हूँ, तू खा। और तुरंत ही पास वाले मंदिर के पंडित के पास पहुँच गए। हमेशा प्रसन्न मुख रहने वाले पंडित उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। रात को अपने बेटे पर जरा नज़र रखो और क्या होता है आकर मुझे बताओ, तभी कुछ आगे विचार किया जा सकेगा। जब उसकी माँ घर लौटी तब तक हारू काम पर निकल चुका था। मगर काम पर हारू आश्चर्यचकित हो उठा। अचानक ही उसे बहुत तेज भूख लगाई। अभी तो घर से पेट भर मटन भात खाकर निकला है। मुश्किल से 2-3 घंटे हुए होंगे और इतनी भूख। मन को थोड़ा सा संयत कर वो काम पर लग गया। मगर 4 बजे तक उसका मन अब काम में नहीं लग रहा था। लड़कों को काम पकड़ाकर वो घर की तरफ लौटने लगा। कल विश्वकर्मा पूजा है। आज आकाश पतंगों से भरा हुआ है। जगह जगह पर बच्चों के झुंड पतंग उड़ा रहे हैं। अचानक घर के पास वाले नीम के पेड़ के पास पहुंचकर वो चौंक पड़ा। पड़ोस में रहने वाला हाबू पेड़ की तरफ देखकर खड़ा था। वो बोला, अरे हाबू, क्या हुआ रे? विशुदा देखो ना, उस पेड़ में वहाँ पे एक पतंग लटकी है। आप उतार दो ना, बाबा ने ना मुझे 2 ही पतंग खरीद के दी है। आप उतार दोगे तो मेरे पास 3 पतंग हो जाएगी, मज़ा आएगा। विशु ने देखा पेड़ बहुत ही ऊंचा है, वो शायद नहीं चढ़ पाएगा। मगर अगले ही पल जो कुछ हुआ उसे देखकर हारू पतंग लेना भूलकर डर कर घर भाग गया। विशु एक गिरगिट या छिपकली की तरह लहराता हुआ उस पेड़ पर इतनी आसानी से चढ़ गया कि कोई भी उसे चढ़ता देखकर
डर कर भाग जाता। मगर जब विशु पेड़ से नीचे उतर कर आया तो उसे एहसास हुआ कि उस पेड़ में चढ़ने उतरने के चक्कर में उसके हाथ छिल गए हैं। चुपचाप घर की ओर वो लौट पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देखकर माँ ने पूछा, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, वो बाइक से गिर गया था, छिल गया है। किसी तरह उसने मैनेज किया और बाथरूम में चला गया। मगर बाथरूम में पहुंचकर अनायास उसके मन में भाव जगे, खून को पीकर देखने से कैसा होता है। मगर उसका शरीर जैसे उल्टी करने के लिए हो आया। ये क्या सोच रहा है वो? मगर वो ये भी समझ गया कि ज़्यादा देर तक वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तुरंत ही हाथ पांव धोकर वो बाथरूम से बाहर निकल आया। रात में विशु सो गया। विशु की माँ चुपचाप बेटे के कमरे के पास गई। उसने देखा भादों महीने की तेज गर्मी की वजह से विशु ने मच्छरदानी भी नहीं लगाई है, वो ऐसे ही सो रहा है। अभी वो मुड़कर वापस जाने ही वाली थी कि अचानक महसूस किया जैसे विशु बिस्तर में कसमसा रहा है। वो धीमी आवाज में किसी से बात कर रहा है और तभी वो बिस्तर पर उठकर बैठ गया। बंद बाहर के मेन गेट की तरफ एकटक देखने लगा और अगले ही पल एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। एक काला सा धुआं बंद दरवाजे से अंदर आया और विशु के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। विशु की माँ समझ गई थी ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहना उचित नहीं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से हट गई। मगर सारी परिस्थिति का पता लगाना आवश्यक था। ये सिर्फ उसके बेटे के लिए नहीं, अपितु आस पड़ोस के लोगों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती थी। वो दोबारा धीरे से उसके कमरे में झांकने पहुंची, मगर आगे का दृश्य और भयंकर था। विशु इस वक्त अपने बिस्तर पर बैठा था और अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के घाव को खुरेच रहा था। जैसे ही घाव से खून निकला उसने खून को चूसना शुरू कर दिया। सामने का दृश्य देखकर विशु की मां के मुंह से हल्की चीख निकल गई। तभी विशु ने उसकी तरफ देखा। विशु की मां आश्चर्य से भर उठी। कमरे में जल रही नाइट बल्ब की रोशनी में उन्होंने देखा इस वक्त बिस्तर पर विशु नहीं अपितु एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है जो उनकी तरफ देख रहा है। मगर अगले ही पल विशु के शरीर से फिर से वही अंधेरा काला धुआं निकला और घर के बाहर चला गया। पास ही की खिड़की से उसने देखा वो धुआं सीधा उनके घर के पीछे बने कटहल के पेड़ की ओर बढ़ गया और जब चारों तरफ सन्नाटा छाया था, हवा का कोई नामो निशान नहीं था, कटहल पेड़ की पत्तियां अचानक तेजी से सरसरा उठी। विशु की मां चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। इस भयानक दृश्य को देखकर उनका अपने शरीर पर नियंत्रण खोता जा रहा था। इस वक्त उनके दिमाग में चिंता थी। चिंता विशु के लिए नहीं, अपितु ये थी कि आखिर वो क्या था और उसे देखकर अचानक गायब क्यों हो गया। रात भर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बार बार करवटें बदल रही थी और तभी पास की खिड़की की तरफ जब उन्होंने करवट ली, चौंक पड़ी। खिड़की के ठीक बाहर वही काली आकृति खड़ी थी। डर से हालत खराब हो गई थी विशु की माँ की और अचानक ही उनका हाथ चले गया गले में पहने हुए माँ दुर्गा के लॉकेट की तरफ और अगले ही पल वो काला धुआं फिर से हवा में विलीन हो गया। तभी उन्हें याद आया जब वो विशु के कमरे के दरवाजे में खड़ी थी, तब भी मुंह से चीख निकलते ही आदत अनुसार उनका हाथ
लॉकेट की तरफ चला गया था। ओह, आज दुर्गा माँ ने दो बार उसकी रक्षा की थी। रात किसी तरह बीती। भोर होते ही विशु की माँ जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली, पड़ोसी रमेश उनके पास आए। दीदी, विशु सो रहा है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आपसे उसके विषय में बात करनी थी। कल हाबू बहुत डर गया था और इसके बाद उन्होंने शाम को ही घटना पूरी तरह उन्हें बता दी। विशु की माँ चौंक पड़ी। ओफ, परिस्थितियाँ विकट होती जा रही हैं। अब तो अड़ोसी पड़ोसियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वो बोली, हाँ, मुझे भी कुछ एहसास हुआ है। मैं आज ही उसे लेकर पुरोहित जी के पास जाती हूँ। रमेश बोले, नहीं, ये गलती मत करो। पूरे मोहल्ले में बात फैल जाएगी, फालतू में आप लोग को मुसीबत हो जाएगी। तो क्या करूँ? रुकिए, मेरे पहचान के एक मित्र के पास इसका उपाय है। मैं सारी जानकारी इकट्ठी करता हूँ, फिर विशु को लेकर वहीं चलेंगे। विशु की माँ ने उसके नींद से उठते ही रात की सारी घटना उसे बता दी। वो बहुत ज़्यादा डर गया। फ़कीर के पास ले जाने के लिए उसे ज़्यादा मनाना नहीं पड़ा। एक किराए की टैक्सी में रमेश, विशु और विशु की माँ फ़कीर अकबर शाह जी के पास जाने के लिए निकल पड़े। पिछली सीट पर विशु और उसकी माँ और सामने की सीट पर ड्राइवर और रमेश बैठे थे। कार तेज रफ्तार से भागी जा रही थी। तभी बैक मिरर पर नज़र पड़ते ही रमेश चौंक पड़े। पीछे दिख रही हारू की परछाई के ठीक पीछे एक काली सी आकृति है, जैसे एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ हो ठीक उसके सिर के ऊपर। आंखें मलकर गौर से देखने की कोशिश करने ही वाले थे कि अचानक गाड़ी बहुत जोर की आवाज़ के साथ लहरा उठी। गाड़ी का एक चक्का बस्ट हो गया था। गाड़ी का ड्राइवर अमर काफ़ी सिद्धहस्त था, इसी वजह से उसने गाड़ी संभाल लिया, न था गाड़ी पलट जाती। गाड़ी इस वक्त शहर से बाहर एक खाली मैदान के पास खड़ी हुई थी। अमर बोल पड़ा, अरे पता नहीं चक्का कैसे बस्ट हो गया, नया टायर लगवाया था। आप लोग 2 मिनट ज़रा बाहर उतर कर खड़े होइए, मैं अभी टायर बदल देता हूँ। इस वक्त आसमान में तेज हवा चल रही थी। वीरान से उस मैदान में तीनों खड़े थे और अमर चक्का बदल रहा था। तभी रमेश ने अकबर शाह जी को फ़ोन लगाया। थोड़े से प्रयास के बाद फ़ोन लगा। रमेश ने सारी घटना उन्हें बता दी। सुनकर वो बोले, उस लड़की को नज़रों से ओझल होने मत दीजिए। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस वक्त वो प्रेत उसके साथ ही है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके हमारे यहाँ पहुँचने की कोशिश करिए। यहाँ बस स्टैंड तक पहुँचकर मुझे कॉल करिएगा। मेरे कुछ साथी वहाँ चले जाएंगे और आप लोगों को राधिका कर यहाँ ले आएंगे। जल्दी पहुँचने की कोशिश करिए। फ़ोन बंद करके रमेश ने जैसे ही आसपास देखा, विशु कहीं नहीं था। वो चौंक पड़े। विशु की माँ से पूछने पर उन्होंने भी कहा, अरे अभी तो यहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। दोनों आश्चर्यचकित हो गए। विकट परिस्थिति में पहुंच गए थे। कहाँ गया विशु? अभी उसे ढूंढ ही रहे थे कि अचानक पास ही के एक बड़े पेड़ के ऊपर से हंसी की आवाज आई। दोनों ने जैसे ही नजरें ऊपर की, पेड़ की एक ऊंची डंगाली पर विशु बैठा हुआ था। उसके बैठने की भंगिमा बड़ी आश्चर्यचकित थी। कांपते गले से रमेश उसे उतरने के लिए कहने ही वाले थे कि अचानक विशु की माँ ने उन्हें रोक दिया और पर्स से केक निकालकर बेटे की तरफ देखकर बोली, ए ले, तेरे लिए केक लाई थी, खाएगा नहीं? अचानक ललचाई नजरों से देखते हुए विशु ऊंचे पेड़ से नीचे कूद पड़ा और केक हाथों में लेकर खाना शुरू कर दिया। तब तक कार का चक्का बदल चुका था। वो सभी कार में बैठ गए। रमेश ने कार की सारी खिड़कियां बंद करवाई, एसी चलवाई और अमर को कहकर 5-6 अगरबत्तियां जलवा दी।
जैसा कि अकबर शाह जी ने उससे कहा था। कार सरपट दौड़ी चली जा रही थी। रमेश ने फिर से बैक मिरर में देखा। विशु राक्षस की तरह जैसे केक चबाए चले जा रहा था। अचानक चबाते चबाते वो बोला, माँ अगरबत्ती बंद कराओ, इसके धुएं से दम घुट रहा है। मगर उसकी बात का किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसने रमेश की तरफ कहा, रमेश भैया अगरबत्ती बंद कराओ। तभी कार में एक सड़ी हुई सी बांस सबके नाक को छू गई। रमेश ने कहा, अरे ये अजीब सी बांस आ रही है, रुको 2-4 अगरबत्ती और जला दूं। इस वक्त रमेश के मन में बस यही बात थी कि किसी तरह से कार को उड़ा कर ले जाए और जल्द से इस विभीषिका से छुटकारा पा सके। रमेश ने 2-4 अगरबत्ती जलाने के लिए जैसे ही माचिस की आग जलाई, अचानक विशु सहम सा गया। विशु की माँ ने पूछा, और कितनी दूर है? अमर बोला, बस दीदी पहुँच ही गए, ये दाई तरफ से जाने से ही बस स्टैंड पहुँच जाएंगे। बस स्टैंड के पास पहुंचकर कार रुक गई। अब यहाँ से पैदल ही जाना था। अचानक विशु बोल पड़ा, वापस चलो, वापस ले चलो मुझे, देखो मेरी बात मान जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। रमेश ने तुरंत ही अकबर शाह को कॉल लगाया। एक बार रिंग जाते ही फ़ोन उठा लिया। अकबर शाह ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। कार से उतरने के बाद जब विशु को उतारने की कोशिश की गई तो वो किसी हद से कार से उतरने को तैयार न था। अमर और रमेश ने खींचकर भी उसे उतारने की कोशिश की गई, मगर वो असफल रहे। तभी अकबर शाह के भेजे हुए कुछ लोग वहाँ पहुँच गए। उन सभी ने मिलकर लगभग झुलाते हुए ही विशु को अकबर शाह के घर तक लेकर गए। रास्ते में सभी लोग इस दृश्य को आश्चर्य से देख रहे थे। अकबर शाह के घर के गेट के ठीक पास ही पहुंचे थे कि अचानक ही विशु ने एक व्यक्ति का हाथ छुड़ा लिया और दूसरा व्यक्ति की गर्दन कसकर पकड़ ली। गर्दन उसने इतनी कसकर पकड़ी थी कि उस व्यक्ति के गले से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कुछ ही पलों में उसकी दम निकल जाएगा। इस दृश्य को देखकर रमेश और विशु की माँ के मुंह से चीख निकल आई थी, जिसे सुनकर आसपास से कुछ लोग निकल आए। इन्हीं के बीच थे फकीर अकबर शाह, जिन्होंने काले रंग का कपड़ा पहना हुआ था। वो बोल पड़े, हक अल्लाह, अल्लाह मालिक है, सबका भला करेगा। फिर वो विशु की तरफ देखकर बोले, गर्दन छोड़ दे, गर्दन छोड़ दे कह रहा हूं। विशु सिर्फ उसकी तरफ नफरत भरी नज़रों से देखता रहा। वो फिर बोले, तुझे समझ में नहीं आ रहा है, गर्दन छोड़ दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और हाँ, चुपचाप अंदर आ और उस गोले में आके खड़े हो जा। विशु ने गर्दन छोड़ दी और एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुपचाप अंदर जाकर एक सफ़ेद गोले के अंदर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत स्पष्ट दिखाई दे रहा था, मगर किसी गैबी ताकत की वजह से वो कुछ भी करने में असमर्थ था। उस दिन अकबर शाह के पास बहुत सारे लोग आए थे, मगर उन सबको उन्होंने देखकर कहा, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, आप लोग कल आए, मुझे आज इनकी सहायता करनी है। वो सभी उनको सलाम करके चुपचाप वहाँ से चले गए। विशु की माँ ने देखा, नीम के पेड़ के नीचे पीर बाबा की मज़ार थी। आसपास घर द्वार ना के बराबर था। एक बड़े से मैदान के बीचों बीच ये जगह थी। पास ही में 3-4 कमरे बने हुए थे। गोले के ठीक पास 2 आसन बिछाए गए, जिसमें रमेश और विशु की माँ बैठ पड़े। अकबर शाह विशु की माँ के पास आकर धीरे शब्दों में बोले, माँ, तुम तो माँ हो, मगर अपना दिल कड़ा रखना। तुम्हारे बेटे को उस आत्मा ने पूरी तरह से ग्रसित कर लिया है। आगे मैं जो कुछ भी करूँगा वो सब तुम्हारे बेटे की भलाई के लिए, मगर वो आत्मा बहुत सा छल दिखाएगी, कभी रोएगी, कभी हिंस्र होगी,
मगर तुम्हें अपनी दिल कड़ा रखना है। याद रखना, तुम्हारे बेटे के साथ कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ छलावा है। जिस भी देवी देवता को तुम मानती हो उसका नाम स्मरण करते हुए चुपचाप सारा खेल देखते रहना। अचानक ही अकबर शाह एक कमरे में चले गए। विशु की माँ ने देखा विशु अभी गोले के अंदर क्रोध से जलता हुआ खड़ा है। धीरे से एक पांव गोले से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा है, मगर फिर पांव अंदर ले रहा है। अचानक पास खड़े एक और व्यक्ति ने कहा, बाबा ने उसे मंत्र से बांध दिया है, वो पांव बाहर नहीं निकालेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तभी अचानक क्रोधित चेहरे के साथ अकबर शाह वापस लौट आए। हाथों में मयूरपंख का गुच्छा लेकर वो विशु के सामने जाकर खड़े हो गए और उसके सिर पर एक जोर से चपत मारकर बोले, कहाँ से पकड़ा इसे? अचानक विशु उनकी तरफ देखकर थूक दिया। दूर बैठी हुई विशु की माँ को स्पष्ट नहीं मगर ऐसा लगा जैसे विशु की थूक के साथ बहुत सारे कीड़े जमीन पर गिरकर बिलबिला रहे थे। उसका उल्टी करने को मन उठा। अगले ही पल अकबर शाह ने एक बार फिर से मयूरपंख से उसे मारा। क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं? विशु अब भी उसे नफरत की नज़रों से देख रहा था। अगली बार उसे मारते ही उसके गले से एक चीख निकल आई, और वो घुटने मोड़कर गोले के अंदर ही बैठ गया और करुण स्वर में बोल पड़ा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, खाने को दो। अकबर शाह कुछ जवाब देते इससे पहले ही विशु की माँ का मन रो उठा। बैग से बिस्कुट का एक पैकेट निकालकर वो तेजी से गोले के अंदर चली गई और विशु के हाथ में देकर बोली, ले बेटा खा ले। मगर अगले ही पल उन्होंने देखा सामने विशु नहीं अपितु वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है जो लगभग बिल्ली की रफ्तार से उसके गले की तरफ झपटा। एक सेकंड की भी देर होती तो शायद उसके हाथ विशु की माँ के गर्दन तक पहुंच जाते, मगर उससे पहले ही अकबर शाह ने तेज झटके के साथ विशु की माँ को गोले से बाहर खींच लिया। अकबर शाह लगभग चीख पड़े, मैंने आपसे पहले ही कहा था यह आपका बेटा नहीं है, इसे जितना खिलाओगे ये उतना शक्तिशाली होगा। खा खाकर इसने बहुत सारी शक्तियां जमा कर ली है। चुपचाप जाकर अपने आसन में बैठिए और अब एक बिंदु भी नहीं हिलेंगे आप लोग। विशु की माँ चुपचाप गर्दन झुकाए अपनी जगह पर बैठ गई। इसके बाद अकबर शाह ने अपने चेले को कुछ कहा। वो कमरे से एक कटोरी सरसों का तेल और सरसों के दाने ले आया। हाथों में सरसों लेकर उसे तेल में भिगोकर अकबर शाह कुछ बड़बड़ाने लगे। और उसके बाद उसे फेंक मारा विशु की तरफ। अरे जल गया पूरा बदन जल गया। विशु चीख उठा। अकबर शाह ने कहा, बता कौन है तू और क्यों चढ़ा है इसके ऊपर? क्या सोचता है दो मंत्र सीखकर मुझे वश में करेगा? अरे तेरा गुरु होता तो अलग बात थी, तू नहीं कर सकेगा। अकबर शाह भी हंस उठे। देखता हूँ कर सकता हूँ कि नहीं। इसके बाद अकबर शाह ने पास ही पड़ा चिमटा उठा लिया और अपनी जेब से एक कौड़ी निकालकर उसे चिमटे पे पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फिर उसे विशु के सिर पर छुआ दिया। चीख पड़ा था विशु। अचानक ही मोहन और विशु की माँ ने देखा विशु के सिर पर एक गहरा घाव सा पैदा हो गया है और यही नहीं, एक बार फिर से विशु की जगह वही बूढ़े की आकृति खड़ी है। कमर में धोती, उधड़े बदन, गाल में बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। अचानक ही वो बोल पड़ा, मैं हूँ भेलू तांत्रिक। मैं तंत्र क्रिया में बहुत सिद्ध था, मगर मेरी मौत हो गई थी। और उस दिन मेरी लाश जलते हुए चिमनी अचानक खराब हो गई थी। ये लड़का जब चिमनी बनाने अंदर आया तभी मैं इसके पीछे आ गया। अचानक अकबर शाह अपने चेलों को बोल पड़े,
इसे जिन्नों वाले कमरे में लेकर चलो। इसके बाद अकबर शाह विशु की माँ और मोहन के पास आए। काफ़ी देर तक मेहनत करने की वजह से उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। विशु की माँ के पास आकर बोले, काम थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मगर उसका मुरझाया चेहरा देखकर फिर मुस्कुरा उठे और बोले, मगर आप चिंता ना करें, मैं भी पीर बाबा का शिष्य हूँ, काम पूरा करके ही छोड़ूंगा। आप लोग एक काम करें, पास के गांव में जाकर या बस स्टैंड के उधर कुछ खा पी आए। हालांकि खाने पीने की इच्छा तो मोहन और विशु की माँ दोनों की नहीं थी, मगर मजबूरीवश उन्हें जाना पड़ा। मगर जब वो लौट कर आए तो अचानक जिन्नों वाले कमरे से भयानक चीखने की आवाज़ आ रही थी। उन लोगों ने देखा कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़े से कुंड में लोबान जल रहा था। कमरा धुएं से भरा हुआ था। एक तरफ अकबर शाह और एक तरफ एक जला हुआ मांस का पिंड बैठा हुआ था। अकबर शाह चीख पड़े, अब तुम्हारा तंत्र मंत्र जादू कुछ भी नहीं रहा, अब तुम जीवित नहीं मृत हो। जानता हूँ मैं मर चुका हूँ, मगर मेरी अधूरी साधना पूरी करने के लिए ही मैंने इसके शरीर को अपने वश में किया है। ये तेरी भूल है। किसी को इस तरह से वश में करके तू अपनी साधना कभी पूरी नहीं कर सकता। और वैसे भी परछाइयाँ कभी किसी के शरीर में आके अपनी पिछले काम पूरे करने में समर्थ नहीं। ये मेरे गुरु ने मुझे कहा था। तू ये शरीर छोड़कर चला जा। देख उसकी माँ के आंखों में आंसू है। वो तुझसे बार बार कह रही है उसके बेटे को मुक्त कर दे। एक माँ के आंसू तुझे कभी भी अपनी इच्छा पूर्ण करने नहीं देंगे। तभी अचानक सबके कानों में एक आवाज आई। अचानक ही अकबर शाह बोल पड़े, अपनी ये जादू मंत्र की शक्ति मुझे मत दिखा। तू कुछ भी नहीं कर सकेगा, चुपचाप बैठ जा। और अगले ही पल सबकी नजर गई दीवार पर टंगे हुए 2 तलवारों के में से एक तलवार में, जो अपनी मयान से थोड़ा सा बाहर निकल आई थी। अगले ही पल वो फिर दोबारा उसके अंदर चली गई। ऐसी हरकतें मत कर, मैंने सबको मंत्र से बांध रखा है। तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, ये समझ ले। बहुत समय बर्बाद हो गया। अब जल्दी तू मेरी बातें मान। और अगर तू सोच रहा है कि रात तक इसे खींचेगा और रात आएगी तो तू ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, तो तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। क्योंकि इस कमरे के अंदर दिन रात सब कुछ मेरे वश में है, तो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वो कुछ राग जैसी चीज़ें हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगा। और उसके बाद जैसे ही उसने विशु की तरफ उसे फेंक कर मारा, एक भयानक चीख सुनाई दी। और अगले ही पल वो अजीबोगरीब जली हुई मांसाकृति फिर धीरे धीरे विशु के रूप में परिवर्तित होने लगी। रफीक अब विशु की तरफ देखकर ही बोले, इस शरीर को छोड़कर जाने में तुझे तकलीफ क्या है? कैसे जाएगा तू यह शरीर छोड़कर? विशु ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक ही एक बर्तन में जलता हुआ लोबान उठाकर अकबर शाह उसके जैसे ही पास पहुंचे, वो चीख पड़ा, जाता हूँ, मगर इनके घर के पीछे जो कटहल का पेड़ है उसे तोड़कर मैं चला जाऊंगा यहाँ से। अचानक ही अकबर शाह मोहन की तरफ मुड़े और बोले, आपके घर में पता लगाइए कटहल का पेड़ कैसा है। तुरंत ही मोहन ने अपने घर फ़ोन किया और विशु के घर जाकर कटहल पेड़ देखकर आने को कहा। कुछ ही देर में कॉल आया। कटहल पेड़ बिना आंधी पानी के अजीबोगरीब तौर से पूरा टूट कर गिर चुका है। सुनकर अकबर शाह अपनी जगह आकर बैठ गए। फिर एक बोतल से पानी निकालकर उन्होंने विशु के छिड़क दिया और बोले, मैंने उसे शुद्ध कर दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं। मगर फिर भी मैं एक ताबीज उसके गले में डाल रहा हूँ और अगले 3 दिन
उसे अकेले कहीं भी नहीं जाने देंगे, खासकर शाम के बाद। वो आत्मा उसके आसपास ही मंडराएगी। 3 दिन बाद सारी बला टल जाएगी। इतना कहकर मोहन जी ने अपनी बात रोकी और बोले, मैं तो ये सब बातें ज़्यादा नहीं मानता था, मगर उस दिन जो देखा उससे समझ में आया अकबर शाह के पास बहुत ताकत है। मैं भी बोल पड़ा, हाँ ये तो है, पीर बाबा की कृपा उन पर बहुत है, वरना देखो ना बेचारी विधवा औरत क्या करती कैसे करती। मगर अब विशु पूरी तरह से ठीक है। इस घटना के कुछ दिन बाद अचानक ही बस स्टैंड की तरफ मेरा जाना हुआ और मैं भी पहुंच गया अकबर शाह जी से मिलने। उस वक्त दोपहर के समय अकबर शाह की जगह खाली ही रहती थी। इस वजह से जब मैं पहुंचा तो मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। नीम के पेड़ के नीचे एक बेंच पर मुझे ले जाकर साथ बैठ गए। मैंने उनसे उस दिन की घटना के बारे में पूछा। वो बोले, देखो मैं पीर बाबा का शिष्य हूं। मेरे गुरु वास्तव में मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम और हिंदू दोनों रीति से सारी शक्तियां अर्जित किए हुए थे। निषेध है, इस वजह से उन्होंने कभी बताया नहीं, मगर इतना पता है कि उनके गुरु कलकत्ता के तारापीठ शमशान के कोई हिंदू व्यक्ति थे। उन्होंने मुस्लिम क्रिया पद्धति और हिंदू क्रिया पद्धति दोनों में ही सिद्धहस्तता प्राप्त की थी और बहुत कुछ मुझे सिखा गए। ये शायद बाबा का आशीर्वाद ही है जो मैं ऐसे काम कर लेता हूँ। मगर बाबा, उस लड़के के पीछे अचानक आत्मा लगी क्यों? देखो, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी ताकतें हैं। इनमें से कुछ इंसानी आत्माएं होती हैं, कुछ गैबी ताकत, जिन्हें तुम्हारे धर्म में भूत, प्रेत, बेताल, चुड़ैल, शाकनी, डाकनी कहते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में जिन्न, खबीज, जीनी जैसे कहा जाता है। ये विशेषता उसी व्यक्ति पर हावी होते हैं जिसकी राशि हल्की होती है। राशि हल्की होती है मतलब? राशि हल्की होने का 2 कारण हो सकता है। एक, या तो उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुरे ग्रह पूरी जगह बैठे हों, या फिर उसका आत्मबल कमजोर हो। ये दोनों ही कारण पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करते हैं। मगर हाँ, ऐसे व्यक्ति को शमशान, कब्रिस्तान जैसी जगहों से दूर ही रहना चाहिए, और अगर जाना पड़े भी तो शाम से पहले और अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये बहुत जल्दी उस पर काबिज हो जाते हैं और अपनी पिछले इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं। इन्हें निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत से मोह बंधन से बन जाते हैं। जैसे वो आत्मा विशु के घर के उस कटहल पेड़ को बहुत पसंद करने लगी थी। फिर अचानक मेरी ओर देखकर बोले, हमारे आसपास ये हमेशा मौजूद रहते हैं, मगर हम उन्हें देख नहीं पाते। ये हमारी कई बार मदद भी करते हैं। कभी कभी अगर एक ही बात तुम्हें बार बार सुनाई दे या बार बार कोई तुमसे कहे, तो समझ जाना ये उनकी निशानी हो सकती है। वो तुम्हें आगे आने वाले किसी खतरे से आगाह कर रहे हैं। ऐसा अचानक ही होता है और हम इस बात से बहुत चिढ़ते भी हैं और उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा भी दिखाते हैं जो ये बात बार बार कहता है, मगर वो बात असल में वो व्यक्ति नहीं, हो सकता है ऐसी कोई गैबी ताकत कह रही हो। अचानक ही मेरे दिमाग में एक बात कौन गई। मैं
हॉरर स्टोरीज लिखता जरूर हूँ, मगर पिछले कुछ समय से मेरे मन में बहुत इच्छा है तंत्र मंत्र सीखने की। और इस वक्त भी मैं अकबर शाह के पास ऐसी ही कुछ चाहत लेकर आया था, मगर मेरी पत्नी हमेशा मुझे इस बात से रोकती है। वो हमेशा मुझसे कहती है हॉरर स्टोरी लिखो, मगर इस क्षेत्र में तुम्हें नहीं जाना है। और इस बात से मैं उससे बहुत चिढ़ता भी हूं। अचानक अकबर शाह मेरी आंखों में देखकर बोले, तंत्र मंत्र सीखने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी राशि भी बहुत हल्की है, बचकर रहना इन सब से। मैं चौंक कर एकटक उनकी तरफ देख रहा था। मेरे मन में चल रही बात अचानक उनकी जबान पर कैसे आ गई।